गाइस कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है हमारा बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वीडियो सीरीज की एक और वीडियो है, 25th वीडियो है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डीएनएस क्वेरी और डीएनएस रिकेट के बारे में जानेंगे। बेस से समझेंगे बिल्कुल जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में है रिलेटेड टू डीएनएस क्वेरी या डीएनएस रिकेट, इनको हम कोशिश करेंगे समझने की प्रॉपर तरीके से, कि ये दोनों ही टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए? जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है या आप एडी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है, टेक्निकल चैनल है, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्किप, बिना किसी गैप के। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने के लिए। लास्ट वीडियो अगर आप गो थ्रू किए होंगे तो हमने आपको स्टेप बताया थे कि कैसे आप डीएनएस की सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे आप नेम रिजॉल्व करते हो, कैसे आप एनएस लुकअप के जरिए नेम टू आईपी, आईपी टू नेम का कन्वर्जन करते हैं। वो सारा पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लो लास्ट वीडियो में, ताकि आपको ये वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं डीएनएस क्वेरी होती क्या है, राइट। बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करते हैं डीएनएस क्वेरी के बारे में। और जितनी भी क्वेरीज होती हैं डीएनएस के केस में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे हम डीएनएस रिकैट की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनएस क्वेरी के बारे में, ठीक है, कि डीएनएस क्वेरी है क्या। तो एज पर द नेम, यहाँ पे क्वेरी का मतलब जो है एक तरीके की रिक्वेस्ट हो सकती है, जो हमारा क्लाइंट हमसे करता है, जो हमारे कस्टमर, जो हमारा यूजर करता है। और एज डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास हमने बताया था कि भाई डीएनएस जो है दो तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एक आपका प्राइवेट डीएनएस होता है जो हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। एक पब्लिक डीएनएस होता है जिसको हम godaddy.com से परचेज करते हैं। मान लीजिए आपने वेबसाइट एक प्लान किया है होस्ट करने का, ई कॉमर्स वेबसाइट प्लान किया है क्रिएट करने का, तो इसके लिए हमें पब्लिक डीएनएस खरीदना पड़ता है, पब्लिक डोमेन खरीदना पड़ता है। godaddy.com, नेमचीप, होस्टगेटर, बहुत सारे प्रोवाइडर है मार्केट में, कहीं से भी हम डोमेन परचेज कर लेते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेरी के बारे में। तो गाइज जो डीएनएस की क्वेरी है, जो नेम रिजॉल्व करने का काम करता है, जो क्वेश्चन रिजॉल्व करने का काम करता है, वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो टोटल मिला के आप बोल सकते हो कि जो डीएनएस की क्वेरी है वो दो पार्ट में अवेलेबल है। एक क्वेरी को हम बोलते हैं रिकर्सिव, ठीक है, और दूसरी जो क्वेरी है अपने पास वो है इटरेटिव क्वेरी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज की बात करें डीएनएस के अंदर, तो दो डिफरेंट तरीके की क्वेरी हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली दो डिफरेंट तरीके की क्वेरीज होती है, रिकर्सिव क्वेरी एंड इटरेटिव क्वेरी। इनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली अगर हम बात करें, जब भी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, एक्चुअली आता हमें है, बट कंफ्यूजन ये रहता है कि इटरेटिव का काम क्या है और रिकर्सिव का काम क्या है। हम मिक्स कर देते हैं, इटरेटिव की जगह रिकर्सिव डिफाइन कर देते हैं और रिकर्सिव की जगह इटरेटिव डिफाइन कर देते हैं। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई रिकर्सिव क्वेरी ये है, इटरेटिव क्वेरी ये है। छोटा सा क्वेश्चन, पहले रिकर्सिव क्वेरी की बात कर लेते हैं। तो रिकर्सिव क्वेरी के केस में क्या है कि एक मल्टीपल डीएनएस सर्वर अपने इन्वायरमेंट में है, ठीक है ना, मल्टीपल डीएनएस सर्वर अवेलेबल हैं। आपने एज ए कस्टमर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और वो अनफॉर्चुनेटली आपके नियर बाई सर्वर से, जिस सर्वर से आप कनेक्टेड हैं, उस सर्वर पे उस क्वेरी का रिजोल्यूशन नहीं है, उस क्वेरी का आंसर नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपकी क्वेरी को अगले डीएनएस के सर्वर की तरफ मूव करा देगा और एनी हाउ आपको क्या करेगा, रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, हम सभी को पता है जस्ट डायल के बारे में, करेक्ट ना। जस्ट डायल के बारे में हम सभी को पता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल निकालना रहता है, या हम एज ए बिजनेस पर्पज से अगर हम बात करें, एक छोटा सा रेस्टोरेंट आप सर्च करना चाहते हैं, आपने जस्ट डायल पे लिखा रेस्टोरेंट नियर बाई मी, तो वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि ये अपने पास इतने नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं आपके आसपास। अब उस रेस्टोरेंट को आपने कॉल करके बोला कि बेसिकली मुझे ये डिश चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस रेस्टोरेंट पे वो अवेलेबल नहीं थी जिसको आपने कॉल किया। तो उसने क्या किया, आपकी कॉल को ट्रांसफर कर दिया अगले रेस्टोरेंट की तरफ कि या उसने आपको सजेस्ट कर दिया मेरे पास तो नहीं है, आप इनके पास चले जाओ। वो खुद से कर दिया और आपको कहीं ना कहीं जहां पे आपने टारगेट किया था, जहां पे आपने कनेक्ट किया था, वहां से वो आपकी डिश नहीं मिली।
आपकी डिश मिली बट दूसरे रेस्टोरेंट से। गॉट इट। इसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास एक डीएनएस, ये दूसरा डीएनएस सर्वर, ठीक है ना, मल्टीपल डीएनएस सर्वर अपने पास अवेलेबल है, ये दूसरा है, ये तीसरा डीएनएस सर्वर अवेलेबल है, एंड वी आर अ कस्टमर। ये अपने पास सिस्टम है जिसमें हम कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो आपकी क्वेरी जो गई वो आपके नियर बाई सर्वर पे गई, मान लीजिए सर्वर 1 पे गई, एंड ईच सर्वर कनेक्टेड टू ईच अदर। हर एक सर्वर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुए हैं, राइट। और सबके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, वो अलग अलग है। आपने रिक्वेस्ट की, आपके सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट नहीं थी, इसने क्या किया, आपकी सेम रिक्वेस्ट को अगले वाले सर्वर के पास ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी सर्वर आपके नेक्स्ट जुड़े हुए हैं, इनमें से अगर किसी के पास आपका सोल्यूशन रहेगा, आपकी क्वेरी की सोल्यूशन रहेगा, तो ये क्या करेगा, फिर से बाई बैक कर दीजिए। मान लीजिए सर्वर 2 के पास आपका सोल्यूशन मिला, इसने क्या किया, आपकी डिटेल को फिर से बाई बैक कर दिया, और एनी हाउ आपने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की थी उसका आपको सोल्यूशन मिल गया, उसका रेजोल्यूशन मिल गया। दिस इज कंसिडर एज ए रिकर्सिव क्वेरी। एनी हाउ आपको क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा, बट इस केस में क्या होगा, जिस सर्वर से आपने कनेक्ट किया है उस सर्वर पे आपकी क्वेरी की डिटेल नहीं थी, उसका रेजोल्यूशन नहीं था, सोल्यूशन नहीं था, तो वो क्या करेगा, आपकी सेम क्वेरी को उठाएगा और नेक्स्ट सर्वर की तरफ, डीएनएस सर्वर की तरफ ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करे। दिस इज रिकर्सिव। इटरेटिव क्वेरी, इटरेटिव क्वेरी हमारी सेकंड क्वेरी है। इस केस में क्या होगा, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मल्टीपल सर्वर्स हैं आपके पास, मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स अवेलेबल हैं, आप एज ए कस्टमर बात कर ले रहे हैं। आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट की, एक क्वेरी एग्जीक्यूट की सर्वर 1 से, और एट ए टाइम जैसे ही आपने रिक्वेस्ट की, आपकी जो क्वेरी थी वो रिजॉल्व हो गई। गॉट इट। आपका जो क्वेश्चन था वो रिजॉल्व हो गया, मीन्स आपको रिजल्ट मिल गया। दिस इज कंसिडर एज ए इटरेटिव क्वेरी। जब आपको एट ए टाइम रिजल्ट मिल जाए, जब आपकी क्वेरी एट ए टाइम रिजॉल्व हो जाए, वो हमारी कंसिडर होती है इटरेटिव क्वेरी। और जो क्वेरी अपने सर्वर से ट्रांसफर कर, जहां से आपने एग्जीक्यूट किया है, जहां से आपने, जो पहला सर्वर है जहां पे अपने क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, उससे ना मिलकर के दूसरे सर्वर से मिले, वो आपकी रिकर्सिव क्वेरी कहलाएगी। गाइस उम्मीद है कि आप को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। रिकर्सिव अगले सर्वर को ट्रांसफर करना, इटरेटिव सेम सर्वर से आपको रिजल्ट मिल जाना। करेक्ट। ये हो गई बात अपने पास डीएनएस की क्वेरी के बारे में। अगला जो टॉपिक है ना, हम इसी में कवर कर लेते हैं, अबाउट डीएनएस रिकॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली यहाँ पे सर्वर के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, डोमेन की रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, सर्वर 2012 के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि godaddy.com के रिकॉर्ड और ऑन प्रेमाइसेस सर्वर 2012 के रिकॉर्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी हम प्राइवेट डीएनएस के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे पब्लिक डीएनएस के रिकॉर्ड की बात। तो यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड, लेकिन हम रिकॉर्ड में मेंशन कर देंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वर 2012, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंशन कर दिया कि भाई आपका जो ऑन प्रेमाइसेस के एडी पे सर्वर लगा है ना, उसके रिकॉर्ड की बात चल रही है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ कॉमन रिकॉर्ड अपने पास अवेलेबल हैं, जिनके नेम और इनके वर्क एंड टास्क बोथ आर सेम, तो ये हमें पता होना चाहिए। ए रिकॉर्ड 4 टाइम ए रिकॉर्ड, ठीक है ना। एमएक्स रिकॉर्ड भी होता है यहाँ पे, एसओए रिकॉर्ड भी होता है, नेम सर्वर एनएस रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। ये अपने पास कुछ कॉमन रिकॉर्ड हैं जो आपको सर्वर 2012 या किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे मिल जाएंगे, किसी भी डीएनएस सर्वर पे मिल जाएंगे। ए रिकॉर्ड, ट्रिपल ए 4 टाइम ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एंड अबाउट द पीटीआर रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनकी वर्किंग के बारे में पता कर लेते हैं कि इनका जो टास्क है, इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट कि किसका क्या काम होगा। तो गाइस यहाँ पे ए रिकॉर्ड की जो बात चलती है ना, जो भी क्लाइंट आपके सिस्टम से जुड़ते हैं, जो भी क्लाइंट आपके डोमेन कंट्रोलर से जुड़ते हैं, उनकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके ए रिकॉर्ड में सेव हो जाती है। लेकिन ये आईपी कौन सी कंटेन करता है, IPv वर्जन 4 ऑफ क्लाइंट मशीन, ठीक है। जो भी क्लाइंट मशीन आपके सिस्टम से, डोमेन से, डीएनएस से जुड़ रही है, उस क्लाइंट की IPv4 IPv एड्रेस वर्जन 4 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट ये है जो वो IPv6 की इंफॉर्मेशन रखेगा। टास्क बिल्कुल सेम है, ए और 4 टाइम ए का, बट इसमें डिफरेंस क्या है, एक IPv4 को कंटेन करता है और दूसरा जो है IPv6 को कंटेन करता है। MX एज पर द नेम मेल एक्सचेंजर, ठीक है। तो मेल एक्सचेंजर की बात करें तो मेल एक्सचेंजर क्या है कि अगर आप ऑन प्रेमाइसेस पे अपना एक्सचेंज सर्वर सेटअप लगा रखे हैं
और उस डीएनएस को, उस डोमेन को आप वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जो godaddy.com पे आपने डोमेन परचेज किया है उस रिकेट को आप यहाँ पे इस ऑन प्रेमाइसेस के आईपी एड्रेस को एमएक्स रिकॉर्ड में सेव करेंगे ऑन आपके godaddy.com पे जो डोमेन आपने परचेज किया है। दिस इज SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एक बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड तैयार होता है। ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि जो जिस सिस्टम पे आपने डीएनएस कॉन्फ़िगर किया है उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको SOA में मिल जाएगी। मान लीजिए आपने एक डोमेन इंस्टॉल किया है, डीएनएस आपने इंस्टॉल किया है ABCPC में, तो ABCPC जो होगा SOA का रिकॉर्ड होगा। उसके बाद NS है, कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। NS में जो है आपका नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है, और नेम सर्वर क्या होता है कि इन्वायरमेंट में अवेलेबल जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी सर्वर्स आपने लगा रखा है, ADC लगा रखा है, BDC लगा रखा है, CDC लगा रखा है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको NS रिकॉर्ड में मिल जाएगी। एंड लास्ट वन इज रिलेटेड टू द पॉइंटर रिकॉर्ड। ये आपका पॉइंटर रिकॉर्ड कहलाता है। पॉइंटर रिकॉर्ड की जो मीनिंग होती है नेम टू IP, IP टू नेम, ये कन्वर्जन का काम करता है। तो चलिए आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अपने पास डोमेन है यहाँ पे सर्वर 2012, और इसके DNS वाले पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कितने तरीके के रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि DNS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं रिकॉर्ड के बारे में, और इसके बाद गाइस जो वीडियो मिलेगी आपको उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे रिलेटेड टू बैकअप। जो DNS का बैकअप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी कमांड है जिसके जरिए आप बैकअप लेते हैं, तो वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम आ जाते हैं cloud.com डोमेन के नाम पे। SOA रिकॉर्ड जो आपका सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। NS पूरे इन्वायरमेंट में एक ही सर्वर है, इस वजह से ये दोनों सेम है। NS SOA इसलिए क्योंकि इस पे DNS इंस्टॉल है। NS टोटल नंबर ऑफ सर्वर एक ही अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पे हमें सेम दोनों इक्वल दिखाई पड़ रहा है। अगर मोर देन वन सर्वर होते, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और होता, तो आपको एक NS रिकॉर्ड और दिखाई पड़ जाता है उस कंप्यूटर के नेम से। ESXi होस्ट जिसकी IP एड्रेस 195 है। क्लाइंट PC जो हमने अभी जस्ट जोड़ा है 200 इसकी IP एड्रेस है। अब देखो यहाँ पे A रिकॉर्ड बन के आ रहा है। IPv6 हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से 4 टाइम A की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये विंडोज 7 है जिसको हमने क्लाइंट बनाया है। चलिए इसको लॉगिन करा के एक बार देख लेते हैं और इसकी IP देख लेते हैं, इसका कंप्यूटर नेम देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाए कि जो A रिकॉर्ड है वो हमारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, ये सिस्टम अपने पास ओपन हो गया है ncpa.cpl करके। एक बार IP वेरीफाई कर देते हैं। cloud.com ये आपका जुड़ चुका है इससे। अब देखो यहाँ पे इसकी IP क्या दिखा रहा है, 192.168.0.200, सही है। आप यहाँ पे जाइए सर्वर पे, क्लाइंट PC इसका कंप्यूटर नेम है, 192.168.0.200 इसकी IP एड्रेस, ये टाइमिंग जब आपने कनेक्ट किया था। PC नेम भी कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो PC नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पे जाना पड़ेगा, माई कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो क्लाइंट PC.cloud.com। cloud.com हमारा डोमेन हो गया, क्लाइंट PC हमारे कंप्यूटर का नेम हो गया। क्लियर। तो IPv4 का मतलब है जितनी भी मशीनें आप जोड़ते जाएंगे, नॉट ओनली द मशीन, जितनी भी डिवाइसेस आप जोड़ते जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको हाईलाइट होती जाएगी, राइट। और 4 टाइम है मतलब IPv6। तो गाइज ये रही बेसिक सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू DNS क्वेरी एंड DNS रिकॉर्ड। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आए। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। इस स्टेप की क्या बात कर रहे हैं इसमें, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज हम आप कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी में वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। ये 25th वीडियो है, हम नेक्स्ट वीडियो में भी बाय टुमारो हम आपको रिलीज कर देंगे। तो चलिए डन करते हैं आज के लिए, मिलते हैं कल अगली वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।